नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आयुषी नेगी। कोरोना वायरस संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्राम पंचायतों के प्रमुखों को संबोधित किया। पंचायती राज दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री ने नए ई ग्राम स्वराज पोर्टल और ऐप की शुरुआत की। इस पोर्टल के जरिए ग्राम पंचायतों की समस्या, उनसे जुड़ी जानकारी एक जगह पर मौजूद रहेगी। यहाँ अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कोरोना संकट से हमें सबक मिला है कि अब आत्मनिर्भर होना काफी जरूरी है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना महामारी ने सभी के काम करने के तरीके को बदल दिया है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना संकट से कई तरह की मुसीबतें आई, लेकिन इससे हमें संदेश भी मिला है। कोरोना संकट ने हमें सिखाया है कि अब हमें आत्मनिर्भर बनना ही पड़ेगा। बिना आत्मनिर्भर बने ऐसे संकटों को झेल पाना मुश्किल है। आज बदली हुई परिस्थितियों ने हमें आत्मनिर्भर बनाना याद दिलाया है। इनमें ग्राम पंचायतों का मजबूत रोल है, इससे लोकतंत्र भी मजबूत होगा। पीएम मोदी बोले कि 5 से 6 साल पहले देश की सिर्फ 100 पंचायत ब्रॉडबैंड से जुड़ी थी, लेकिन आज 1.25 लाख पंचायतों तक ये सुविधा पहुंच गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन वेबसाइट को शुरू किया गया है उसके जरिए गांव तक जानकारी और मदद पहुंचने में तेजी आएगी। अब गांव की मैपिंग ड्रोन के जरिए की जाएगी, जबकि बैंक से ऑनलाइन लेने में भी मदद मिलेगी। उसी प्रकार से इनाम भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से देश के हर कोने में हमारे किसान को अच्छा मार्केट मिल सकता है और किसान को अब भरोसा होने लगा है। और आप जैसे पढ़े लिखे प्रधान है तो मैं पक्का मानता हूं कि इस आधुनिक व्यवस्थाओं को आप अपने गांव में ला सकते हैं। उसी प्रकार से गवर्नमेंट। तो इसी विषय पर ज्यादा बातचीत के लिए डॉक्टर चंद्रसेन वर्मा, स्टेट हेड यूपी, हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं। चंद्रसेन जी, जिस तरीके से हमने देखा है कि कोरोना का संकट एक तरफ तो देश में है, लेकिन दूसरी तरफ बारी बारी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार यहाँ पर लोगों से बातचीत कर रहे हैं और आज बारी थी ग्रामीण जनप्रतिनिधियों से बातचीत करने की। जिस तरीके से संदेश यहाँ पर दिया है कि आत्मनिर्भर बनने का सबसे अच्छा मौका यहाँ पर कोरोना के बीच हमें मिला है और कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों ने उस चीज में एक अहम रोल निभाया है, क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसी आज का जो प्रधानमंत्री का भाषण था वो ग्राम पंचायत से जुड़े लोगों से था, क्योंकि जीवन की शुरुआत उन्हीं जगह से होती है। और प्रधानमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में ये कहा कि हमें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। कोरोना ने हमें आत्मनिर्भर बनना सिखाया है। जहाँ देश ने बड़े बड़े शब्दों को झेला है, क्वारंटाइन, सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम तरह की चीजें, वहीं पर हमारे गांव से एक नारा निकलता है कि 2 गज दूरी, उसको फॉलो करना। तो पूरी दुनिया को एक संकेत दिया है कि आसान से शब्दों में और अनुशासित जीवन से किस तरीके से भारत ने कोरोना पे कंट्रोल किया है। और पूरी दुनिया इस बात से भारत से की प्रशंसा की निगाहों से देख रही है और एक नजीर बन गया है भारत कि अपने अनुशासन के जरिए किस तरीके से कोरोना पे कंट्रोल पाया जा सकता है। जी, जिस तरीके से यहाँ पर एक ऐप भी आज उसका उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री ने, जहाँ पर सब तरीके से जो भी जानकारी यहाँ पर चाहिए होगी ग्रामीण से जुड़ी, उसके बारे में जानना चाहेंगे आपसे। आज प्रधानमंत्री ने सरपंचों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में स्वराज पोर्टल और ई ग्राम स्वराज ऐप को लॉन्च किया है। तो सीधा साधा असर हमारे गांव पे जो हमारी प्रॉपर्टी होती थी उसके स्वामित्व में पड़ेगा। हमेशा झगड़ा गाँव में आयुषी इसी बात से शुरू होता था कि प्रॉपर्टी के विवादों को लेके वो इस पोर्टल के आने से, इस ऐप के आने से सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि स्वामित्व क्लियर होगा। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा होगा कि जब हम बैंक में लोन लेने के जाएंगे, ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, तो सबसे बड़ा फायदा इसमें उन लोगों को मिलेगा लोन लेने में, क्योंकि सारी प्रॉपर्टियों के टाइटल बिल्कुल क्लियर होंगे। जी, जिस तरीके से एक अहम रोल यहाँ पर प्रधानमंत्री की तमाम बातचीत रहती है और आज जब सरपंचों के साथ यहाँ पर अभी भी वार्ता उनकी जारी है, क्या कुछ लगता है? क्योंकि एक तरफ तो कोरोना का संकट पूरा देश झेल रहा है और लगातार संख्या भी बढ़ती जा रही है और इस बीच प्रधानमंत्री का आज जो ग्रामीण क्षेत्र है उनके सरपंचों से बातचीत करना कितना अहम मानते हैं आप ये? आज प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि आज बदली हुई परिस्थितियों में हमें आत्मनिर्भर बनना सिखाया है। और प्रधानमंत्री ने ये याद दिलाया कि इन ग्राम पंचायतों का मजबूत रोल है, इससे लोकतंत्र भी मजबूत होगा। प्रधानमंत्री ने ये कहा कि 5-6 साल पहले सिर्फ
100 ग्राम पंचायत थी जिनको ब्रॉडबैंड के जरिए से जोड़ा जा सकता था, लेकिन आज 1.25 लाख पंचायतों तक ये सुविधा पहुंच चुकी है कि सीधे। और प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि ये बड़े सौभाग्य की बात है उनके लिए कि वो पूरी दुनिया के प्रधानों से बात करते हैं और आज अपने वो सामने बैठे ग्राम प्रधानों से भी बात कर रहे हैं। ये अपने आप में बड़ी बात है। जगह जगह पर जिस तरीके से आज वो फोन पहुंच चुके हैं, लोगों के हाथों में मोबाइल है, स्मार्टफोन लोगों के हाथों में, उसका सीधा साधा असर देखने को मिला कि टेक्नोलॉजी की वजह से किस तरीके से दूरियां कम हुई हैं और प्रधानमंत्री सीधे ग्राम पंचायत से सीधे बात कर रहे हैं। एक हौसला अफजाई यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों की प्रधानमंत्री ने की है। जिस तरीके से हम लगातार ये बात कर रहे थे, क्योंकि हमारे देश की आधी आबादी गांव में बसती है और कहीं ना कहीं सबसे पहला डर सबके दिलों में यही था, सबके दिमाग में यही था, क्योंकि कोरोना जिस तरीके से लगातार तेजी से फैल रहा था, तो एक बात जरूर सबके दिमाग में ये थी कि अगर ये महामारी अगर ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच जाती है तो आज जो संख्या जिस तरीके से कोरोना की बढ़ रही है वो डबल देखने को मिलती। तो एक बड़ा सरकार का भी यहाँ पर रोल रहा है जिस तरीके से रोक लगाने में, ग्रामीण क्षेत्रों में इस महामारी को पहुंचने में रोक लगा पाई है। बिल्कुल आयुषी, बहुत बड़ा रोल रहा है और प्रधानमंत्री जी जिस तरह लगातार संबोधित कर रहे हैं उसका बहुत बड़ा असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि लोग उनकी बातें सुन रहे हैं। बहुत आसान से शब्दों में वो बता रहे हैं कि किस तरीके से हमें कोरोना पे कंट्रोल पाना है, किस तरीके से हमें अपनी लक्ष्मण रेखा को पहचानना है, हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। और एक सोशल डिस्टेंसिंग एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए हम कोरोना पे नियंत्रण पा सकते हैं, उससे रोकथाम कर सकते हैं। और ये देखने को भी मिला, आज पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है कि किस तरीके से अपने अनुशासन के जरिए और अपने प्रधानमंत्री की बातों को फॉलो करने के बाद में किस तरीके से कोरोना पे कंट्रोल पाया गया है। जी बिल्कुल। और एक तस्वीर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जिस तरीके से शहर की कहीं ना कहीं तस्वीरें हम देख रहे हैं, लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं और तमाम चीजों का उल्लंघन कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तस्वीर अगर ग्रामीण क्षेत्रों से देखी जाए तो लोग एक सिंपल तरीके से वहां पर इन चीजों को मान रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री ने कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का रूल अपनाना है तो वो उस चीज को भी फॉलो कर रहे हैं। सबसे पहले तस्वीरें हमने तमाम गाँवों से देखी थी जहां पर लोग मास्क लगा रहे हैं और अगर उनके पास मास्क बनाने की वो चीजें उपलब्ध नहीं है तो किस तरीके से एक पत्ते के सहारे वो मास्क बना रहे हैं। तो तमाम तस्वीरें यहाँ पर कहीं ना कहीं एक सीख पूरे देश को यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों से भी मिली है कोरोना के बीच। बिल्कुल, देखिए बहुत अंतर है शहरी जीवन में और गांव के जीवन में। गांव का जीवन आज भी अनुशासन से शुरू होता है। लोग सुबह उठते हैं, देर तक काम करते हैं और रात को जल्दी सोते हैं। इसके अलावा वहां पर जो परिवार है वो एकल परिवार नहीं, वहाँ ज्वाइंट फैमिलीज रहती हैं, जहाँ पर बहुत बड़ा असर होता है कि वो अपने से घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी बातों को फॉलो करें और सख्ती से वो फॉलो भी कराते हैं। तो सबसे बड़ा यही कारण है कि आज शहरों में वो चीजें देखने को मिल रही हैं जिनकी हम उम्मीद नहीं कर सकते थे कि कोरोना से बचने के लिए जिन जिन चीजों की अपील करी गई, लोग सड़कों पे निकल रहे हैं, लोग माहौल देखने के लिए बाहर निकल रहे हैं, लोग जो कोरोना फाइटर्स, कोरोना कमांडोज जो हैं हमारे, उनसे हम आपस में भिड़ने की बात करते हैं, उन पर पत्थर चलाए जाते हैं, लेकिन अपने पूरे देश में कहीं से भी ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह की खबरें नहीं आ रही, क्योंकि उनको इस बात की अहमियत पता है कि किस तरीके से कोरोना पे कंट्रोल पाया जा सकता है। उनको पता है कि अनुशासन एक ऐसा माध्यम है। आज प्रधानमंत्री ने खुद अपने संबोधन में ये बात कही कि जहां पर बड़े बड़े शब्दों की बात हो रही, बड़ी टेक्नोलॉजी की बात हो रही, वहीं गांव से एक नारा निकलता है कि 2 गज दूरी बनाए रखिए। और लगातार कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी का भी यहाँ पर सहयोग है और लगातार वो भी तमाम कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं कि डिजिटल चीजें जो गांव में हैं उनको भी उपलब्ध करवाई जाए। यहाँ पर रमेश पुरोहित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जयपुर से। रमेश जी, आज पंचायती राज दिवस है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रामीणों के तमाम जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद कर रहे हैं। कोरोना के संकट के बीच कितना अहम मानते हैं आप जनप्रतिनिधियों के साथ ये बातचीत? बात ऐसी है कि जब ग्राम स्वराज की बात करते हैं तो पंचायती राज व्यवस्था के आधार से ही ग्राम स्वराज की कल्पना तक को पहुंचा जा सकता है, पहली बात। और राजस्थान का नागौर एक ऐसा क्षेत्र रहा है जहां से कि पूरी जो हिंदुस्तान को जो पंचायती राज व्यवस्था का जो मॉडल आज जो उभर करके सामने आया है वो यहीं से शुरुआत जवाहरलाल नेहरू ने इसकी शुरुआत की। तो आजादी के बाद से लगा करके आज तक का जो ऐतिहासिक संदर्भ में हम बात करते हैं तो पंचायती राज ग्राम व्यवस्था की और लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की सबसे जो नीचे की जो कड़ी है, धरातल से जुड़ी हुई कड़ी है, वहां
से लगा करके आप दिल्ली तक का जो रास्ता है इतना आसान भी नहीं होता, लेकिन हाँ ऊबड़ खाबड़ रास्तों के माध्यम से विकास की जो नई अवधारणा आज हमको दिखाई दे रही है, उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आज जो जनप्रतिनिधियों से जो बात की है, जो गांव की जो सरकार चलाने का मुद्दा रखते हैं, उन लोगों के लिए एक सबसे बड़ी जो बात उनकी जो उभर करके आई वह आई है पूरे इस संवाद के दौरान कि आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना है। तो कोरोना वायरस से उपजे हालात में जहां देश और दुनिया जो त्रस्त है और ग्रस्त भी है और कई समस्याओं का निवारण जो उभर करके सामने आई है, नई नई चुनौतियां उभर करके सामने आई है, उन्हीं चुनौतियों में से एक जो रास्ता निकल के जा रहा है वह है आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने का। यही बात और इसी जो है अवधारणा को फोकस करते हुए नरेंद्र मोदी ने उन लोगों से ये कहा है कि वो जमीनी स्तर पर जो दिक्कतें हैं उनको वहां पे अब आई है कोरोना वायरस के दौरान की, तो सोशल डिस्टेंसिंग की बात करो या जो गवर्नमेंट एडवाइजरी जो जारी की गई सबसे ज्यादा अगर फॉलो हो रहा है तो ग्रामीण क्षेत्रों में ही दिखाई दे रहा है। हाँ। शहरी क्षेत्रों में तो उसके दुष्प्रभावों के कारण से जो पुलिस को जो है अपने जो एक्शन पावर के साथ में जो उनको मनवाने के तौर तरीके अपनाने पड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा कहीं नहीं दिखाई दिया कि ग्रामीण व्यवस्था के दौरान पुलिस की या और जो है सरकारी जो मशीनरी को अति में आकर के काम करना पड़ा। तो ग्राम विकास की अवधारणा और आत्मनिर्भरता खास करके आज का जो सिंबॉलिक जो मंतव्य था यही था कि आत्मनिर्भरता की ओर किस तरह से बढ़ा जाए। कोरोना वायरस से उपजी जो समस्याएं हैं, जो दिक्कतें हैं और ये जो अवसर मिला है उसमें से भी अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर जाना है तो आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। और आत्मनिर्भर बनने के लिए क्या तौर तरीके अपनाए जाते हैं, तो सबसे पहली जो प्राथमिकता है कि इस वायरस को फैलने से रोका जाए और खुद को बचते हुए दूसरों को भी बचाने का प्रयास किया जाए। तो ये सोशल जो कम्युनिटी सिस्टम को जो मजबूत करने की जो बात है वही उभर करके जो है नरेंद्र मोदी के संवाद के दौरान जो है सामने आई है। बिल्कुल, इससे पहले हम यही बात कर रहे थे, जिस तरीके से तस्वीरें हम लगातार शहर से देख रहे हैं, कहीं पथराव हो रहा है, कहीं लॉकडाउन का उल्लंघन किया जा रहा है, लेकिन ग्रामीणों ने एक अलग ही यहाँ पर अपनी पहचान बनाई है। जिस तरीके से एक सहज तरीके से जो पूरे कोरोना के बीच यहाँ पर ग्रामीण एक अलग लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से आत्मनिर्भर बनने की यहाँ पर बातचीत लगातार प्रधानमंत्री कर रहे हैं कि तमाम कोरोना ने यहाँ पे अपना स्तर बढ़ाया है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं इस महामारी के बीच में, वो भी एक बड़ी बात है और सबसे अच्छा उदाहरण यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों ने पेश किया है। आत्मनिर्भरता की जब हम बात करते हैं तो आत्मनिर्भर में खुद के मजबूत होने की बात नहीं है, वह उस इलाके के उस क्षेत्र विशेष की मजबूती का आधार बनता है जहाँ की लोग रहते हैं। तो हर व्यक्ति अपने जो है जीवन दायित्व और कर्तव्यों का उसी जगह पर अगर निर्वाह करने, अब कोरोना वायरस से उपजे हालातों की एक त्रासदी यह रही कि लोगों ने पलायन करके अपने घरों की ओर चले गए, वो अपने घरों की ओर आ गए। तो बहुत बड़ा जो मैन पावर अपने घर में आ गया, उस इलाके में आ गया जहाँ के वो बासिंदे जहाँ रह रहे हैं। तो संभावना है जो पॉजिटिविटी में अगर आप उसको कन्वर्ट करने की आप बात करते हैं तो वो जो मानवीय जो संसाधन है वहां पे है, वो वहीं से ही अगर इसकी शुरुआत कर दे तो आत्मनिर्भरता की एक और कदम बढ़ सकता है। यही बात जो है इस संवाद के दौरान उभर करके सामने आई कि ग्रामीण स्तर पर किस तरह से ग्राम स्वराज की कल्पना को साकार किया जाए, यह आत्मनिर्भरता की और बढ़ता एक कदम होगा। ये कोरोना वायरस ने सिखा दिया, इसीलिए उन्होंने अपने जो शुरुआती संवाद के दौरान ही यही बात बताई थी कि कोरोना वायरस से जो है देश और दुनिया ग्रस्त है, त्रस्त है, लेकिन इसमें भी एक जो हल्की सी जो संभावनाएं उभर करके सामने आ रही है वह यह है कि सकारात्मक और रचनात्मक सोच विचार के साथ में अगर काम किया जाए, स्थानीय इकाइयां वहां के लोग, यही उन्होंने कहा है कि जो सरपंच है, जो जनप्रतिनिधि है, लोकल स्तर पर जो काम करने वाले हैं, वह खुद इतने मजबूत हो जाए आर्थिक रूप से, वैचारिक रूप से
और कार्यक्रमों के माध्यम से, ताकि वह जो इकाई, ये जो इंडिविजुअल जो इकाई उभर करके सामने आती है, वो खुद ही इस तरह से मजबूत हो जाए कि दूसरों को भी कुछ देने के लिए वो तैयार हो, सक्षम हो। यही बात उन्होंने कही है कि हर ग्राम पंचायत अपने आप में इतनी सक्षम बन जावे कि वह अपने आस पड़ोस की ग्राम पंचायत के लोगों को भी जो है सर्वाइव करने की जो है सहायता उपलब्ध करवा दे। कोरोना वायरस की जो सारी जो दिक्कतें आई, उसमें एक प्लस पॉइंट ये भी है कि आपको स्थानीय स्तर पर सोचने, विचारने और काम करने का एक अवसर दिया है। उसी अवसर को पॉजिटिविटी में किस तरह से डालना है, इस कदम के साथ में अगर काम किया जाए तो निश्चित रूप से ग्राम स्वराज की जो कल्पना महात्मा गांधी ने भी जो स्वीकार की, और यही देश के विकास का सबसे जो बड़ा आधार है, बेस जो बनता है, उसी बेस को मजबूत करने के लिए आज नरेंद्र मोदी ने इस त्रासदी के बीच में भी एक जो सकारात्मक जो संदेश दिया है, वह उन लोगों के लिए मॉरल बूस्ट का काम करेगा। जी रमेश जी, आपको बीच में माफी चाहूंगी, रोक रही हूँ। यहाँ पर हमारे साथ डॉक्टर राजेंद्र राठौड़, पूर्व पंचायती राज मंत्री रह चुके हैं बीजेपी सरकार में। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। जी 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 सर, लगातार जिस तरीके से हम देख रहे हैं, कोरोना का संकट एक तरफ देश में है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री यहाँ पर लगातार अपने संबोधन से जिस तरीके से बार बार आकर बातचीत यहाँ पर लोगों से कर रहे हैं, हौसला अफजाई कर रहे हैं, और आज बारी थी ग्रामीण क्षेत्रों के जनप्रतिनिधियों से बातचीत करने की। क्या कुछ लगता है आपको, कितना अहम रोल निभाएगा आज की बातचीत? निश्चित तौर पर जब हिंदुस्तान की बात होती है तो लोगों के ध्यान में आता है कि गांव में बसने वाला एक देश जी, और इस देश के अंदर जब ग्राम स्वराज्य की बात होती है तो राजस्थान अपने आप को गौरवान्वित इसलिए भी महसूस करता है कि 1957 में पहली बार राजस्थान के नागौर जिले से बाड़सरी गांव से ग्राम पंचायत का उदय हुआ था, और उन ग्राम पंचायत और ग्राम सरकार की बात 73वें और 74वें संशोधन में संविधान के संशोधन के माध्यम से ये तय हुआ था कि ग्राम पंचायत अपने आप में एक स्वायत्त शासी इकाई होगी। गांव की सरकार ग्राम पंचायत के रूप में ग्राम सचिवालय में ग्राम पंचायत की तर्ज पर ग्राम सचिवालय होगा। इस प्रकार की संस्थाओं से देश के प्रधानमंत्री जी का सीधी बातचीत जी, मैं समझता हूं कि भूतो न भविष्य। मैंने आज तक मेरे संसदीय जीवन में कोई ऐसा देश का प्रधानमंत्री नहीं देखा, प्रधानमंत्री की बात छोड़ू, मैं मैंने मुख्यमंत्री भी नहीं सुना जिसने कभी ग्राम पंचायत के सरपंचों को, प्रधानों से और जिला प्रमुखों से सीधी बात की होगी। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज गांव के अंदर प्रशासनिक इकाई और गांव के व्यक्ति का अगुवाई करने वाला गांव का सरपंच, पंचायत समिति का प्रधान जी, इनका मनोबल जब कोरोना वायरस से लड़ने के लिए मजबूत होगा और जब इनको लगेगा कि देश के प्रधानमंत्री जी से लेकर और ग्राम पंचायत के पंच तक इस लड़ते हैं, तभी तो हिंदुस्तान में कोरोना हारेगा। मैं वो मोदी जी को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूंगा उनकी शानदार और जानदार पहल के लिए। जी बिल्कुल सर, और एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर सरकार की ये भी रही है, क्योंकि कोरोना जब शुरू हुआ था, जब इसका ये महामारी बढ़नी शुरू हुई थी, तो तब सबसे ज्यादा सब लोगों के दिमाग में यही था कि अगर ये चीज गांव तक पहुंच जाएगी तो ये जो अभी संख्या 20,000 के पार हमारे देश में संख्या चली गई है कोरोना संक्रमितों की, तो ये अभी डबल देखने को मिलती। तो सरकार की तारीफ भी यहाँ पर करनी पड़ेगी, जिस तरीके से एक रोक लगाने में, ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचने में इस चीज को रोका गया है। देखिए, मैं इसमें ये बात और जोड़ना चाहता हूं जी कि जब देश के प्रधानमंत्री ने सबसे पहले जनता कर्फ्यू की बात की और उसके बाद कोरोना के योद्धाओं के सम्मान में ताली और थाली बजाने की बात कही, और उसके बाद में जब लॉकआउट 2 अलग अलग चरणों में हुआ, इसकी पालना अगर सर्वाधिक रूप से अनुशासित रूप से हुई है तो गांव के अंदर हुई है। गांव के गांव उस मार्च के उस प्रथम सप्ताह के अंदर 9 मार्च को दीपावली के स्वरूप में दीप जला रहे थे, अपने घर के सारी लाइटें बंद करके थाली बजा रहे थे। और मैं समझता हूं कि एक सीधा जुड़ाव लगता है कि एक व्यक्ति अपनों से अपनों की बात कर रहा है। प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन में कहीं नहीं लग रहा था कि प्रधानमंत्री जी जिनसे बात कर रहे हैं उनसे देश का
सबसे बड़ा प्रधान सेवक अलग है और गांव का सेवक अलग है। दोनों के बीच में जो जुड़ाव देखने को मिला, ये अधिक मिला, और इसीलिए तो देश एक लाइन में खड़ा है कोरोना को हराने में। जी, जिस तरीके से डिजिटलाइजेशन की यहाँ पर बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और आज जिस तरीके से अपने संबोधन में यहाँ पर बातचीत की थी गांव-गांव तक स्मार्टफोन पहुंचाने की, और गांव की मैपिंग भी अब ड्रोन के जरिए की जाएगी, तमाम जो ट्रांजेक्शन है वो ऑनलाइन किए जाएंगे, तो पूरे गांव को, पूरे जो देश का, क्योंकि भारत की आत्मा गाँव में बसती है, और तो कहीं ना कहीं डिजिटलाइजेशन का यहाँ पर दौर प्रधानमंत्री ने शुरू किया, तो कैसे देखते हैं आप आगे जाके हमारे गाँव का भविष्य, हमारे देश के गाँव भविष्य? देखिए, जब देश के प्रधानमंत्री जी ने विलेज मैपिंग की बात कर दी, अब गांव का योजनागत विकास हो, चाहे गांव में किसी बीमारी के विरुद्ध लड़ने की बात हो, ये भावना गांव के अंदर जागृत होगी। आत्मा, जब गांव की आत्मा जागेगी तो प्रदेश और देश की आत्मा जगेगी। मैं तो समझता हूं कि एक बहुत बड़ी पहल होगी। राजस्थान ने हिंदुस्तान का गांव करवट लेगा और इस अपने संविधानिक दायित्व के साथ, संवैधानिक कर्तव्य के साथ गांव का व्यक्ति एक कर्तव्यनिष्ठ नागरिक के रूप में जब जुटेगा तो उसके बड़े सुखद परिणाम आएंगे। जी राजेंद्र जी, जिस तरीके से यहाँ पर तमाम प्रधानमंत्री मोदी खड़े हैं लोगों के साथ में इस महामारी के बीच में, और लगातार बार बार संबोधित करके लोगों को, देश के लोगों को संबोधित कर रहे हैं, हौसला अफजाई कर रहे हैं, तो किस तरीके से देखते हैं आप इस चीज को? मैं समझता हूं कि लाल बहादुर शास्त्री और जवाहरलाल जी के बाद में जी, अगर कोई किसी प्रधानमंत्री की देश ने बात सुनी है जी, और देश जिसमें अपना आदर्श और अपना अगवा और अपना अभिभावक देखता है, तो वो नरेंद्र मोदी जी है। और इसी कारण से जब बार बार वो आकर लोग राष्ट्र को संबोधित करते हैं तो पूरा देश ठहर जाता है। लोग टेलीविजन पर निगाह गड़ाए बैठे रहते हैं, उनके एक एक वाक्य को आदेश मानते हैं। यही तो जुड़ाव है, और यही कह रहे हैं कि अब इसीलिए अब भारत नहीं, विश्व के मंच पर WHO जैसी संस्थाएं, अब संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्थाएं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्थाएं कह रही है कि हिंदुस्तान ने किस कोरोना वायरस को हराने के लिए जो रणनीति और जो एकजुटता दिखाई, वो विश्व के दूसरे देशों ने नहीं दिखाई। एक सवाल जी रमेश जी, राजेंद्र राठौड़ जी से एक सवाल है मेरा कि वो यहाँ पे जो है मंत्री भी रह चुके हैं और बहुत इनका जो है विधायी की जो अनुभव है उनका एक लंबा, लेकिन ये क्या कारण है कि राज्य सरकारें जब इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं उसमें जब संशोधन करती है और दूसरी जब सरकार आती है तब उन्हीं को में संशोधन करके वापस करती है, तो एक ऐसा कोई नियम या ऐसा कोई कानून या फॉर्मेलिटीज क्यों नहीं होती जिसमें कि बगैर किसी संशोधन के जनप्रतिनिधि जो स्थानीय स्तर पर है वो अपना काम जो स्व तरीके से करे। बार बार जो बदलाव होते हैं इस तरह के, तो कई तरह की दिक्कतें पैदा होती है। देखिए रमेश जी, आपको मालूम होगा कि जब राजीव गांधी जी ने स्थानीय निकायों को मजबूत करने के लिए 33वां और 34वां संशोधन किया था, उस समय चाहे नगर पालिका हो चाहे ग्राम पंचायतों को, इनको सारा पैसा पहले सरकार के बजट से मिलता था, सरकार की निर्भरता होती थी। इन संशोधनों के माध्यम से, संविधान संशोधन के माध्यम से राज्य वित्त आयोग और केंद्रीय वित्त आयोग बना। अब राज्य और केंद्रीय वित्त आयोग का पैसा सीधा ग्राम पंचायत के खाते में जाना जब प्रारंभ हो गया, हाँ ये बात आपने सही है, मैं मुझे अफसोस भी है, मैंने इस बात को उठाया भी है कि मौजूदा राजस्थान की सरकार ने केंद्रीय वित्त आयोग का पैसा, जिसमें मैंडेटरी है संवैधानिक रूप से 15 दिन में पहुंच जाना चाहिए ग्राम पंचायत, पंचायत जिला परिषद के अलग अलग खातों में, उसे अभी रोक रखा है। फाइनेंशियल क्लेचेज में है, राज्य वित्त आयोग का पैसा भी रोक रखा है। परंतु मैं समझता हूं कि मूलभूत जो काम है उसमें सरकारों को संशोधन करने का अधिकार 73वें और 74वें संशोधन के बाद लगभग समाप्त हो गया। हालांकि ये सही है कि आज पंचायत समिति में बीडीओ है, ग्राम पंचायत के अंदर ग्राम विकास अधिकारी है और जिला परिषद के अंदर सीईओ है, ये कई बार दखलंदाजी करते हैं, परंतु मूल रूप से हर ग्राम पंचायत और पंचायत समिति स्वायत्तता से अपना काम कर सकती है। और इसीलिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ग्राम पंचायत और ग्राम पंचायत राज संस्थाओं में एक क्वालिफिकेशन, मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात को अहर्ताओं में जोड़ा था, जो इस सरकार ने बदल दी।
पढ़ा लिखा सरपंच होगा तो मैं अधिकार इसी बात को उठाना चाह रहा था कि जब आप जनप्रतिनिधियों के जो चयन के जो क्राइटेरिया एक बार अगर बन जाता है और कानून का रूप ले लेता है, नियम और प्रक्रियाओं का हिस्सा बन जाता है, फिर बार बार अगर उसमें अगर बदलाव होती है तो फिर दिक्कतें पैदा होती है। राठौर साहब, मैं निश्चित तौर पर आपकी इस बात से सहमत हूं। आज जब देश के अंदर साक्षरता का प्रतिशत 80 के आंकड़े को छू रहा है, देश में के अंदर हमारे देश को लोग कहते हैं कि ये देश नौजवानों का देश है, पढ़े लिखे लोगों का देश है, तो कुछ इतनी बड़ी संस्थाएं जिसमें सीधा पैसा आता है तो पढ़े लिखे लोग होने चाहिए। कुछ सरकारें संशोधन करती है, ये मूल रूप से पंचायत राज संस्थाओं और ग्राम स्वराज की आत्मा पर चोट है। जी राजेंद्र जी, जिस तरीके से यहाँ पर आप पढ़े लिखे लोगों के बारे में बात करें, एक सवाल यहाँ पर मेरा ये था, क्योंकि जिस तरीके से अगर हम कोरोना के संकट के बीच तस्वीरें देखें तो जो ग्रामीण क्षेत्रों के लोग हैं वो काफी मजबूती के साथ यहाँ पर इस संकट से लड़ रहे हैं और इसका नतीजा हमें देखने को भी मिल रहा है कि आज ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत कम संख्या कोरोना संक्रमितों की देखने को मिल रही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम शहरों की हालत देखें तो कहीं ना कहीं संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो आज 2000 के पार ये आंकड़ा पहुंच चुका है। क्या कुछ आपको लगता है मुख्य कारण रहा है दोनों तस्वीरों में? देखिए, ये पहली बार इस देश के अंदर एक अलग अनुभव हो रहा है। जी, आपने सही बात कही कि ये कोरोना वायरस का संक्रमण अभी शहरों पर, खास तौर पर मैं अगर महानगरों की बात करूं, राजस्थान की बात करूं, राजस्थान की राजधानी की बात करूं, मुख्यमंत्री जी के गृह नगर की बात करूं, हमारी शिक्षा नगरी कोटा की बात करूं, अजमेर की बात करूं और उदयपुर की बात करूं, इनमें संक्रमण बढ़ा है। जी, इसके पीछे सब वासियों को नहीं, इसके पीछे एक कारण है। मैं उस बात पर इसलिए नहीं बोलना चाहता कि मेरी बात को कुछ लोग अन्यथा ले जाएंगे। आपने देखा होगा रामगंज से आज बिल्कुल हॉटस्पॉट बना हुआ है और इसके अंदर की जमात के लोगों ने ये कहना चालू किया कि खुदा किस प्रकार का खुदा का नाम लेना, इकट्ठे होकर नाम लेना, कोरोना नजदीक नहीं आएगा। कोरोना के नाम पर हमें इकट्ठा करने के लिए रोकने का काम सरकार कर रही है। तो एक वातावरण ऐसा बन गया और आज उसी का परिणाम हम भुगत रहे, ये सारे शहरी क्षेत्र भुगत रहे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी आपका न्यूज इंडिया के साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। फिलहाल यहाँ पे वक्त हो चुका है एक छोटा सी ब्रेक का। चंद्रसेन जी और रमेश जी आप जाएगा मत, बने रहिए हमारे साथ और फिलहाल वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। ब्रेक पे जाने से पहले हम यहाँ पर बातचीत कर रहे थे जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पंचायती राज दिवस के मौके पर ग्राम प्रतिनिधियों के साथ बातचीत कर रहे हैं और कोरोना संकट के बीच कहीं ना कहीं एक बातचीत यहाँ पर हौसला अफजाई ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की करी। तो लगातार हमारे साथ यहाँ पर रमेश पुरोहित जी जयपुर से जुड़े हुए हैं और चंद्रसेन जी लखनऊ से जुड़े हैं। चंद्रसेन जी आपके पास आना चाहूंगी, जिस तरीके से तमाम यहाँ पर राजेंद्र जी ने भी कहीं ना कहीं उस बारे में जिक्र किया था कि ग्रामीण जो क्षेत्र हैं वो कहीं ना कहीं कोरोना से लड़ने में काफी मजबूती उन्होंने दिखाई है, बजाय अगर मैं शहरों की बात करूं, लखनऊ की अगर मैं बात करूं, उत्तर प्रदेश की बात करूं, तो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा जो चीजें हैं कहीं ना कहीं नियमों का उल्लंघन करना या फिर पथराव करना, तो कहीं ना कहीं ऐसी तस्वीरें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से ही देखने को मिली है। तो क्या कुछ लगता है आपको, क्या कुछ इसकी मुख्य वजह रही है कि सरकार यहाँ पर, या फिर सरकार की मैं अगर बात करूं या फिर लोगों की बात करूं, कि ऐसी तस्वीरें शहरों से ज्यादा देखने को मिली है? आयुषी, पूरा देश इस बात को जानता है कि किस तरीके से नियंत्रण में कोरोना चल रहा था जी, और उसका सीधा साधा लाभ ये है कि पिछले 14 दिनों में उत्तर प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जहां पर एक भी केस नहीं मिला है। इसका साफ साफ कारण है कि जिस तरीके से सरकार ने सख्ती करी है उसका असर देखने को मिला है। जिससे बाराबंकी, प्रयागराज, लखीमपुर खीरी, महाराजगंज, शाहजहांपुर, हरदोई, कौशाम्बी और प्रतापगढ़, ये वो जिले हैं जिसमें से 28 दिन से एक भी मरीज नहीं मिला है। हाँ। और उसका सीधा साधा कारण है कि अगर इतनी सख्ती न की जाती और नियंत्रित उसमें होते, अगर ये तबलीगी जमात के लोग इस तरीके से विध्वंस स्थिति न पैदा करते, कोई नियंत्रण स्थिति और भी होती। याद कीजिए कि अपने देश में पहला केस 30 जनवरी को पाया गया था
आज इतने दिनों के बाद में हम 20,000 की संख्या पे हैं और ये नियंत्रित है। इसलिए अगर दूसरे देशों को देखें, जैसे अमेरिका, स्पेन या फ्रांस को देखिए, तो ये संख्या कितनी बड़ी मात्रा में है जी। ये बहुत बड़ी मात्रा में संख्या है। जिस तरीके से संक्रामक रोग फैला था उसको नियंत्रण करने में सिर्फ और सिर्फ अनुशासन का पालन करना था, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना था और पूरा नियंत्रित तरीके से चल भी रहे थे। नहीं तो आज जो स्थिति है कि पिछले 2 दिन में जहां पर 55 जिले अपने पास थे जहां कोरोना संक्रमण नहीं थे, वो 78 हो गए, यानी कि 22 जिले और ऐसे हो गए हैं जो कोरोना फ्री हैं। ये साफ साफ स्पष्ट तौर पे देखा जा सकता है कि किस तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है। जी, और कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर बनने का यहाँ पर मंत्र आज प्रधानमंत्री मोदी ने तमाम लोगों को दिया है और जिस तरीके से उनका कहना है कि उनकी सरकार इसी सोच से आगे चल रही है। तो डिजिटलाइजेशन की यहाँ पर बातचीत की जा रही है, गांव की मैपिंग अब ड्रोन के जरिए होगी, जो भी ट्रांजेक्शंस होंगे या फिर पैसे भिजवाने होंगे किसी किसानों के खाते में तो वो भी कहीं ना कहीं ऑनलाइन ही होगा। तो जिस तरीके से डिजिटलाइजेशन का दौर यहाँ पर प्रधानमंत्री ने शुरू किया है, क्या कुछ लगता है किस तरीके से अब आगे की तस्वीर जो भारत के गांव है, ग्रामीण क्षेत्र है, उनकी देखने को मिल सकती है? जी बिल्कुल मिलेगी। आज देखिए सबसे बड़ा उदाहरण है कि पीएम मोदी ने सबसे पहला जो बात की वो जम्मू कश्मीर के बारामूला के मोहम्मद इकबाल से बात की। क्या कभी कोई ये सोच सकता था कि देश का प्रधानमंत्री एक ऐसे इलाके में जाके एक ऐसे लोगों से बात करेगा जिसका प्रधानमंत्री तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। प्रधानमंत्री ने बोला कि आज उनको इस बात का फक्र है जहां पूरी दुनिया के प्रधान लोगों से बात कर रहे हैं, जो प्रधान सेवक है वहां के उनसे बात कर रहे हैं, वहीं अपने देश के आज उस प्रधान के पास पहुंचते हैं जो देश के छोटे से कोने में बैठा हुआ है। तो प्रधानमंत्री ने इस बात की भी पूरी बात सुनी। उसके बाद उन्होंने मोहम्मद इकबाल से कहा कि इसका मतलब कि आप फील्ड में पूरी तरीके से मुस्तैद रहें, क्योंकि जिस तरीके से आप जवाब दे रहे हैं वो सीधे सीधे इस बात को स्पष्ट करता है कि आप फील्ड में गए और आपने जमीनी कार्रवाई की है। बड़ी एक खुशी की भी बात लगती है कि प्रधानमंत्री की सेना जो 130 करोड़ लोगों के जो कोरोना कमांडर है या कोरोना वॉलंटियर बोलेंगे उनको, वो 130 करोड़ की संख्या किस तरीके से नियंत्रण किया। सिर्फ एक केस वहां से निकलता है बारामूला से। जी रमेश जी, यहाँ पर प्रधानमंत्री ने एक और बात का जिक्र किया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया को ग्रामीण क्षेत्रों ने ये संदेश दिया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं बल्कि 2 गज दूरी का संदेश यहाँ पर दिया है। तो इसे किस तरीके से देखते हैं आप? नरेंद्र मोदी ने जो संवाद स्थापित किया था प्रधान या सरपंचों से या जो है ग्रामीण जनप्रतिनिधियों से, तो इसके कई मायने उभर करके सामने आ रहे हैं। आप संवाद करना है या बातचीत करना एक तरीका हो सकता है, लेकिन आप किस विषयों को उठाते हो और उनसे क्या जो है आउटकम रिजल्ट निकल करके आएगा, इसका भी असर रखने के लोग देखते हैं कि आप संवाद भी करते हो तो संवाद का नतीजा क्या आ रहा है। आज जब उन लोगों से बात किया है और उन लोगों ने अपने क्षेत्रों में जो जो कार्य किए हैं उसकी जो जानकारी सीधी आपके है दिल्ली तक पहुंचती है, तो कई तरह की चीजें उभर करके सामने आई है। खास करके मैं आपसे ये कोरोना संदर्भ की अगर बात करूं तो ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं किस तरह से वहां पर काम कर रही है, यह भी एक जरूरी पहलू है, क्योंकि कोरोना वायरस से ग्रसित ऐसे लोग नहीं है कि अधिकतर शहरों में या कुछ क्षेत्रों में ही सीमित है। कई गांवों के लोग भी ऐसे हैं जो इस संक्रमण से त्रस्त है, लेकिन उन्होंने अपने खुद के तौर तरीकों से स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार जो उनको सामग्रियां उपलब्ध हुई, उन्हीं के आधार पर उन लोगों ने जो है इस संक्रमण से मुक्ति पाने का तरीका भी ढूंढा कि किस तरह से अपनी जीवन शैली और जीवन पद्धति को जो है जिया जा सकता है। खास करके ग्रामीण जो क्षेत्रों की जो जिंदगी है वो एक अलग तरह की है और शहरों में जो लोग रहते हैं कंक्रीट के जो बंगलों में उस तरह की अलग होती है और यहाँ के और उसमें रात दिन का फर्क है। यही वजह है कि आप जब बात करते हो कि इस संवाद से उभर करके क्या सामने आया, तो पूरी दुनिया को ये पता चलना चाहिए कि ग्रामीण पृष्ठभूमि में अगर जीवन शैली जिस तरह की है, हर देश की अलग अलग है और वहां पे भी इसी तरह के सवाल उभर करके सामने आते होंगे, लेकिन भारतीय पृष्ठभूमि में जब हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि हमारा जो जीवन है वो ग्रामीण पद्धति आधारित है, ग्रामीण शैली पे ही जीवन जीते हैं, प्रकृति से जुड़ करके जीते हैं। तो जो यह एक तौर तरीका है जीने का, वह पूरी दुनिया के लिए एक अजूबा भले ही लग सकता हो, लेकिन हमारे लिए तो ये रोजाना की बात है और दैनिक जीवनचर्या की बात है। ये तो ही एक बात। दूसरा कि जब
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता अभियान की जब शुरुआत की थी तब लोगों ने हंसा था और विरोधियों ने उसके ऊपर आक्षेप भी लगाए थे और एक अलग तरह से उनको देखा। लेकिन आज के संवाद के में जो मुख्य बात है वो यही है कि अपने आसपास के पर्यावरण को शुद्ध रखो। शुद्धता में ही बैक्टीरिया और वायरस जो है वो पैदा नहीं होते। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिससे कि ग्रामीण स्तर की जो सरकारें हैं, ये ग्राम पंचायतें हैं और जो नगर पालिका है, वो अपने क्षेत्र को ही अगर थोड़ा सा स्वच्छ रख लेते हैं, आसपास के जो आपके पर्यावरण को शुद्ध रख देते हैं, तो कई दिक्कतों का सामना जो है नहीं करना पड़ता। यही बात है। और तीसरी बात उन्होंने कही कि आर्थिक रूप से मजबूती की। तब जब गांव मजबूत होगा, पंचायत समिति मजबूत होगी, वो इलाका आर्थिक रूप से संपन्न होगा, तो वो दूसरों को कुछ दे भी सकता है किसी भी रूप में। आर्थिक सहयोग भी हो सकता है और सेवाओं के रूप में भी कर सकता है। तो स्थानीय परिवेश पर एक दूसरे से जुड़ी हुई जो चीजें हैं वह मजबूती का आधार बनती है। और लास्ट में अगर बात करें तो आज का युग आईटी का, डिजिटलाइजेशन का है, तो नरेंद्र मोदी ने इसके ऊपर भी फोकस करते हुए यह कहा कि उन लोगों से कि आप आईटी फ्रेंडली बनो। जितना आईटी फ्रेंडली बनोगे आप अपना काम और ज्यादा अच्छी तरीके से और ट्रांसपेरेंसी के साथ, और ट्रांसपेरेंसी सबसे बड़ी समस्या है। आज तक क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, सरकारें क्या कर रही है, आम आदमी और गांव तक जो लोग बैठा है उसको ये पता नहीं होगा। लेकिन आप आईटी फ्रेंडली होकर के ट्रांसपेरेंसी के साथ में काम करते हो तो वहां के लोग भी ये जानते हैं कि हमारी नगर पालिका क्या कर रही है, हमारे जनप्रतिनिधि क्या कर रही है, और जो रिसोर्सेज उनको उपलब्ध है उन रिसोर्सेज का भी उपयोग किस तरह से हो रहा है। तो कुल मिलाकर अगर संपूर्ण परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो आज का जो संवाद है वह न केवल भारत के लिए वरन दुनिया भर के जो है देशों की ग्रामीण पृष्ठभूमि में रहने वाले और लोगों के लिए भी एक संदेश यही है कि आप अपने स्तर पर अगर लोकलाइज में अगर मजबूत बनते हो तो समाज मजबूत होता है, देश मजबूत होता है और सब तरफ से आत्मनिर्भरता की ओर एक बढ़ता हुआ कदम दिखाई देता है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आज कोरोना के कारण परिस्थितियां बदली हुई है उसने कहीं ना कहीं पूरे देश के जो लोग हैं उनको आत्मनिर्भर बनाना सिखाया, और ये खुद ही प्रधानमंत्री मोदी का भी मानना है कि पंचायतों का काफी अहम रोल इसमें रहा है, और उनका ये भी कहना है कि आगे जाके लोकतंत्र भी इससे मजबूत होगा। इसे लेकर क्या कहेंगे? सबसे छोटी इकाई अगर कहे, सबसे छोटी इकाई नहीं कहते उसको, सबसे मजबूत अगर आधार है तो वही है ग्राम पंचायत है। जनप्रतिनिधि वहां के जो लोकलाइज है वह सबसे बड़ी और एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आप विकास की अवधारणा के कितने भी अगर नए आयाम को ढूंढते फिरो, लेकिन स्थानीय स्तर पर जो जनप्रतिनिधि उस इलाके की जो भौगोलिक पृष्ठभूमि को, उसके आर्थिक पृष्ठभूमि को ज्यादा और सामाजिक पृष्ठभूमि को, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को जितना ज्यादा मजबूती से वो जानता है, उतना है जो आप एसी के कमरों में बैठ करके जो नियम और कानून कायदे बनाने वाले वो नहीं जानते हैं। यही बात है और बार बार कहते हैं। इसीलिए यह महात्मा गांधी ने भी उसी परिकल्पना को आधार बनाते हुए ग्राम स्वराज्य की बात की, और ग्राम स्वराज्य से राम राज्य तक का जो सफर है उसकी जो कल्पना दिल और दिमाग में रहती है। तो यहाँ पर हमारे साथ विशेष संवाददाता शेखर आनंद त्रिवेदी भी जुड़ चुके हैं। शेखर, आज पंचायती राज दिवस है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन काफी अहम यहाँ पर रहा। ग्रामीण क्षेत्रों के जनप्रतिनिधियों के साथ बातचीत उन्होंने की है। एक काफी अहम शब्द यहाँ पर उन्होंने बार बार अपने संबोधन में उसका जिक्र किया है, आत्मनिर्भर बनना, और कहीं ना कहीं उनका मानना है कि ग्रामीण क्षेत्रों ने कोरोना महामारी के दौरान हमें आत्मनिर्भर बनाना सिखाया है। क्या कहेंगे? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोरोना का जो सबसे पहला सबक मिला है लोगों को वो आत्मनिर्भरता ही है। देखिए, लॉकडाउन जब हुआ उस समय प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया कि अगले 21 दिन तक हम लोग अपने घर में रहेंगे जी। अब आत्मनिर्भर होने का मतलब ये नहीं है कि आप आपने बिजनेस फैक्ट्री खड़ी कर ली है या फिर आपके उद्योग चल रहे हैं और आप कारोबार में सेटल हो गए, या आप पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे हैं तो आप आत्मनिर्भर हो गए, आप ट्यूशन कोचिंग नहीं लेते हैं तो आप आत्मनिर्भर हो गए ना। ये बात उनके कहने की नहीं है। आत्मनिर्भर होने का उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किया है वो उन्होंने देश की आत्मनिर्भरता के लिए कहा है। आयुषी, इस बात को देश को गंभीरता से और गहरे उतर करके समझना होगा। आत्मनिर्भरता का मतलब ये है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो कि हम कैम्ब्रिज, टेक्सास
और फोर्ड यूनिवर्सिटी इन सबसे पार पा जाएं, हमारी नालंदा और तक्षशिला जैसी यूनिवर्सिटीज वापस अपने फॉर्म में आए, हमारे देश की जो यूनिवर्सिटीज हैं उनका आयाम ऐसा हो कि हमारी शिक्षा व्यवस्था ऊपर हो। इसी तरीके से जब हमारे डॉक्टर्स या प्रतिभा पलायन जिसको हम कहते हैं कि लोग इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, आईएम से उन्होंने एमबीए की डिग्री ली और उसके बाद विदेश में जाकर के नौकरी करने लगे, तो ये आत्मनिर्भरता हमें अपने देश में पैदा करनी होगी, यानी देश के भीतर ही उनकी उपयोगिता, उनके क्षमता प्रतिभा का पूरा परिचय हो सके, उसका उपयोग हो सके। इस तरीके से अपने देश को अपने पैर पर खड़ा करना होगा। तो जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो चिकित्सा हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे खेती हो, चाहे उद्योग हो, इन सब चीजों को समग्र रूप से देखते हुए आत्मनिर्भरता का मतलब निकालना है। जाहिर सी बात है कि एक परिवार या कोई एक व्यक्ति देश का इस 125 करोड़ की आबादी में एक बहुत पहली और छोटी सी इकाई दिखता है, लेकिन वो भी अपने स्तर पर अगर आत्मनिर्भर होगा तो 100 करोड़ से ऊपर का ये देश जब आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा तो कहीं ना कहीं उसकी आत्मनिर्भरता पूरे विश्व में परिलक्षित होगी। एक छोटा सा उदाहरण आयुषी और देता हूं मैं। 2008 के आसपास जब ग्लोबल मंदी आई थी, उस समय यूपीए की सरकार थी, मेरी कई जगहों पर बातचीत होती थी, मैंने कई स्टोरीज उस समय की थी। तो जो इंडियन बिजनेसमैन थे उनका ये कहना था, खासतौर से रियल एस्टेट, क्योंकि वो सबसे बड़ी बुलबुला फूटा था रियल एस्टेट का यूएस में और मंदी आ गई थी पूरी दुनिया में, लेकिन हिंदुस्तान के बिल्डर्स का उस समय ये कहना था कि हम अभी सेफ जोन में हैं, हमारे उद्योग व्यापार इसलिए प्रभावित ज्यादा नहीं होंगे क्योंकि हमारे यहाँ की इकोनॉमी या जो इन्वेस्टर्स हैं वो इतने ज्यादा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने वाले नहीं हैं जितने अपने छोटे छोटे कामों को करते हैं। कोई खेती करता है, कोई परचून की दुकान करता है, तो वो 1500 स्क्वायर फीट, 400 स्क्वायर फीट, 200 स्क्वायर फीट इस तरीके की जमीनों में इन्वेस्ट करता है और वो अगर लोन लेता है तो भी उसको अदा करके और अपना किनारे हो जाता है। तो आप समझिए कि ये 2008-9 के आसपास जो ग्लोबल मंदी थी उसमें भी हिंदुस्तान बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं हुआ था, बहुत ज्यादा प्रभाव उसका नहीं दिखा था। वजह ये थी कि हमारी इकोनॉमी अपने स्तर पर आत्मनिर्भर थी। अब यही आत्मनिर्भरता हर क्षेत्र में हमें दिखानी होगी, देखनी होगी। जी, यहाँ पर चंद्रसेन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। चंद्रसेन जी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार यहाँ पर आ रहे हैं, आम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, आज भी हमने जिस तरीके से तस्वीर देखी है, आम जन प्रतिनिधियों से यहाँ पर बातचीत की है, तो किस तरीके से आप इस पूरी चीज को देखते हैं कोरोना संकट के बीच में? भारत की बात हो रही है, गांव की बात हो रही है, ग्रामीण इलाकों की बात हो रही है, ग्राम पंचायत की बात हो रही है। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से पूरी दुनिया को ये बताना चाहता हूं कि एक ऐसा उदाहरण उत्तर प्रदेश का में छोटा सा महाराजगंज जिला है जी, उसका एक उदाहरण देना चाहता हूं जो पूरी दुनिया के लिए मिसाल होगा। यहाँ पर एक फ्रांसीसी परिवार आता है अपनी 2 बेटियों के साथ, 1 फरवरी को भारत की यात्रा के लिए निकले थे और यहाँ पर आ गए थे। जब लॉकडाउन हुआ तो उनको बाहर जाने के लिए मना कर दिया गया और उनको सरकार ने ये बोला कि उनको एक गेस्ट हाउस दे दिया जाता है या सारी सुविधाएं दी जाती है। उन्होंने साफ मना कर दिया क्योंकि उन्होंने गांव वालों के साथ मिलकर उनके साथ में रहकर वो इतना कंफर्ट हो गए थे, वो इतना सुरक्षित महसूस कर रहे थे कि उन्होंने उन सारी चीजों को दरकिनार कर दिया कि इनको कोई भी सरकारी सुविधा नहीं चाहिए, अपने देश से कोई सुविधा नहीं चाहिए। और उन्होंने पूरी दुनिया को ये मैसेज भेजा कि वो पूरी तरीके से महाराजगंज, यूपी के एक छोटे से जिले महाराजगंज में सुरक्षित है। तो चैनल के माध्यम से पूरी दुनिया को ये संदेश जाता है कि उत्तर प्रदेश का एक छोटा से जिले में जब विदेशी परिवार आकर के इस तरीके से सुरक्षित है, वो पूरी तरीके से ये संतुष्ट है कि वो इस जगह पे वो पूरी तरीके से कोरोना से बच सकता है क्योंकि लोग अनुशासन में है, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो कर रहे हैं और हर वो चीज कर रहे हैं जहां पर वो कोरोना से बच सकते हैं। तो ये पूरी दुनिया के लिए ये उत्तर प्रदेश का जिला महाराजगंज एक मिसाल है, एक उदाहरण है। बिल्कुल, यहाँ पर हमारे साथ उत्तराखंड से ब्यूरो हेड भूपेंद्र गुप्ता जी भी जुड़े हुए। भूपेंद्र जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन करीब 2.5 घंटे का संबोधन ये रहा, तमाम बातों का जिक्र उन्होंने यहाँ पर किया है, लेकिन एक मेन चीज यहाँ पर रही जिस तरीके से उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बल्कि 2 गज दूरी का यहाँ पर संदेश दिया है, जिसने आज कहीं ना कहीं जो संख्या बढ़ रही है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उसका योगदान भी रहा है इस संख्या को रोक पाने में। क्या कहेंगे? जी देखिए, इस समय जो है पूरी दुनिया जो है वैश्विक महामारी के जो है नाजुक दौर से गुजर रही है
और ऐसी स्थिति में जो है प्रधानमंत्री का बार बार जो है लोगों से बात करना, लोगों की से अपील करना, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आपको अपना मनोबल ऊंचा रखना है, अपने उत्साह में कमी नहीं आने देना है। और जो देखिए सबसे खास और अहम बात है कि वो सीधे बात कर रहे हैं, पंचायत के लोगों से सीधे बात कर रहे हैं, जो जान रहे हैं कि आज की डेट में जो है जो सर्वे आया है उस सर्वे में निकल गया कि अगर बात करी जाए तो हमारे यहाँ कृषि प्रधान जो देश हम जिसे कहते हैं वहाँ पे 100 से अधिक ऐसे उत्पाद है, जैसे गेहूं है, चीनी है, गन्ना है, गुड़ है, तिलहन है, दलहन है, इन सब चीजों में हिंदुस्तान पहले या दूसरे नंबर पे आता है। तो ऐसी चीजों पे आदमी का उत्साह न गिरे, आदमी के अंदर जो है इन हालातों से निपटने के लिए जो है कम से कम उसके अंदर एक ऊर्जा का संचार बना रहे, वो उसको लगातार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है लोगों को उत्साहित कर रहे हैं और लोगों को ये मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं कि ठीक है, इस समय स्थिति बड़ी नाजुक है, भले हमारी जो है संख्या जो है दिन प्रतिदिन बढ़ रही हो, लेकिन हमें ये बाकी चीजों पर भी फोकस रखना है। क्योंकि देखिए जैसे जैसे ये स्थिति सामान्य अवस्था में आएगी उसके बाद जो है सबसे बड़ा संकट जो है लोगों के सामने रोजगार का होगा, उसके अलावा अपने व्यवसाय को लेकर के होगा। तो ऐसी स्थिति में और ऐसे जो है ऐसे घड़ी में लोग अपना जो है धैर्य ना खोएं, अपना संयम ना खोएं। तो ये एक तरीके से ये प्रधानमंत्री अपना जो है लोगों को उत्साहवर्धन कर रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप जो है ठीक है, आज हालात कमजोर हैं, लेकिन आप इस चीजों को भी देखिए कि आज हमारे पास जो है तमाम संसाधन मौजूद है, हमारे पास जो है हमें जो है एक साथ मिल करके एक साथ खड़े होना है और चीजों को अपनी जो हमारे पास संसाधन है उनको उन पर विश्वास करना और उन्हीं से हमें आगे बढ़ना है। तो ये ऐसी अपने आप में कहीं ना कहीं प्रोत्साहित करने वाली बात है, उत्साहित करने वाली बात है कि देश का प्रधानमंत्री जो है पंचायत के अधिकारी जनप्रतिनिधियों से बात कर रहा है, उनसे उनका मनोबल बढ़ा रहा है और अपनी जो चीजें हैं उन्हीं अपनी चीजों पे भरोसा है करने की बात कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं। और यही बात है, यही वजह है जिस तरीके से लोग अपने प्रधानमंत्री की बात यहाँ पर सुनते हैं। और कहीं ना कहीं ये वजह ये भी मानी जाए कि जिस तरीके से अगर हम शहरों की आंकड़ों की बात करें, कोरोना संक्रमितों की या फिर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, तो जिस तरीके से ग्रामीणों में बहुत कम संख्या फिलहाल दिखाई दे रही है, उस तरीके से इन सब चीजों ने भी काफी अहम रोल यहाँ पर निभाया है। शेखर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शेखर, जिस तरीके से अगर मैं बात करूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री पहली बार वो बने थे तो कहीं ना कहीं उनका एक सपना था और सबसे पहली चीज उनका ये कह रहा था कि गांव को डिजिटल बनाना, डिजिटलाइजेशन यहाँ पर लागू करना। और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से अगर मैं बात करूं या फिर तमाम जो लोग हैं उन तक स्मार्टफोन पहुंचाने की बात करूं, और आज जो उनका कहना है कि अब जो ड्रोन है उनके जरिए गांव की मैपिंग की जाएगी और आगे जाके और भी डिजिटल यहाँ पर किया जाएगा। तो किस तरीके से आप देखते हैं जो ये दौर यहाँ पर प्रधानमंत्री ने शुरू किया है उसे? देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि डिजिटल इंडिया का कॉन्सेप्ट आगे बढ़ाया गया है, उसमें आज उसके परिणाम देखने को मिल रहे हैं। मसलन जब नोटबंदी की गई तो उस समय लोगों का कहना ये था कि हम परेशान हो जाएंगे और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन उसी समय पेटीएम नाम की कंपनी आप देखिए कि किस तरीके से फ्लरिश कर गई। क्यों? क्योंकि उसने अपने कॉन्सेप्ट को, अपनी चीज को वो उस चीज उस दौर में भुना लिया। इसके बाद बहुत सारे इसी तरीके के ऐप आ गए, गूगल को उतरना पड़ा क्योंकि ये ई ट्रांजेक्शन बढ़ गया। इसी तरीके से एक समय पर ऐसा नहीं है कि ये इंटरनेट आज आया है। आयुषी, एक दौर वो था जब हम लोगों ने पत्रकारिता शुरू की थी तो हम लोगों के सामने सिस्टम हुआ करता था, लेकिन उससे पहले जो हमारे सीनियर्स हुआ करते थे वो हाथ से अपने आर्टिकल्स लिखते थे और उसकी फिर डमी बनती थी, वो छपता था, उसके अलग अलग तरीके होते थे। इंटरनेट आने के बाद जो सबसे बड़ी चीज हुई वो ये हुई कि आपको लिखने पढ़ने की आसानी हो गई, आपको सूचना संचार में एक जगह पर बैठे बैठे उन चीजों को पहले से कहीं ज्यादा प्रोडक्टिव एंड पे पहुंचाने की सुविधा हो गई। तो ये स्थिति जो है प्रधानमंत्री ने बेहतर समझी। और सिर्फ प्रधानमंत्री बने तब की बात नहीं है। नरेंद्र मोदी जब 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बनते हैं, उस समय से लेकर के और प्रधानमंत्री बनने तक का जो सफर रहा है उनका 13-14 साल का, गुजरात को उन्होंने डिजिटल इंडिया के मार्फत बहुत तेजी से आगे बढ़ाया। पूरा गुजरात ज्यादातर सुविधाएं वहां पर डिजिटल या ऑनलाइन उन्होंने देने का प्रयास किया और उसमें काफी हद तक कामयाबी भी पाई।
यही वजह थी कि जब डिजिटल इंडिया का प्रमोशन हुआ तो बाकी राज्यों की अपेक्षा गुजरात पहले से आगे दिखाई दिया। तो इसमें कोई दो राय नहीं। आज अगर हमारी पंचायतें मसलन जुड़ी हुई हैं, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ छोटा सा। आज प्रधानमंत्री ने हालांकि राजीव गांधी पे चुटकी भी ली है। ये बात सच है कि राजीव गांधी अपने भाषण में कहते थे कि हम 1 रुपया दिल्ली से भेजते हैं और उसको 15 पैसे या 10 पैसे होकर के और गांव में आखिरी आदमी तक पहुंचता है। आज डिजिटल इंडिया का सबसे बड़ा फायदा यह है, ई ट्रांजैक्शन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि सरकार जो है वो सीधे रुपया लोगों के खातों में ट्रांसफर कर रही है। अब प्रधानमंत्री ने जब बैंक के खाते खुलवाए, जिन लोगों ने उस समय पर इसको सीरियसली नहीं लिया, तो ये उनकी गलती है, क्योंकि आप अपनी चुनी हुई सरकार के सबसे बड़े व्यक्ति की बात ही नहीं सुन रहे हैं। वो कोई बात क्यों कह रहा है, उसके क्या इम्पैक्ट होंगे, इसको समझ ही नहीं रहे। अब लॉकडाउन की बात अगर प्रधानमंत्री ने की, अगर लोग अपने घर से निकल जाएं, उनकी आस्था ना हो, उनको भरोसा ना हो अपने प्रधानमंत्री पे, तो क्या होगा? यही कोरोना संक्रमण जो है फैलता चला जाएगा। लेकिन लोगों को भरोसा है उस आदमी के ऊपर जिसको नरेंद्र मोदी कहते हैं। तो इसी तरीके से आज 1.25 लाख हमारी पंचायतें, देखिए पूरे देश में 6 लाख गाँव, 4.5 लाख के आसपास पंचायतें, 1.25 लाख पंचायतें अगर जुड़ी हुई हैं, तो आप ये मान लीजिए कि उसका इम्पैक्ट अगल बगल के 4 गांव पे भी पड़ जाएगा। जो पंचायतें नहीं जुड़ी हैं उन पे भी पड़ जाएगा, क्योंकि गांव में ये होता है, आदमी 4 लोगों से बातें अपने मुंह से कहता है, तो जो जिसको कहते हैं माउथ पब्लिसिटी, वो बहुत कारगर होती। और गांव में इसीलिए कोई बात अगर कही जाती है तो वो बिल्कुल पत्थर की लकीर हो जाती। संसद में बैठ करके हमारे चुने हुए सांसद, जिसको हम टेलीविजन पर देखते हैं, उसका एक सबसे मजबूत और पहला स्वरूप अगर हमें दिखाई देता है तो वो किसी गांव की पंचायत है। अगर वो मजबूत हो गई तो हमारा देश ऑटोमेटिक बदल जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से आप बातचीत कर रहे हैं यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों के बदलाव की, भूपेंद्र जी आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि कोरोना संकट के बीच एक तस्वीर हमको ये भी देखने को मिली कि जो लोग गांवों से पलायन कर शहरों की ओर आए थे, वो अब शहर छोड़कर गांव की तरफ आ रहे हैं। ये सवाल आपसे इसलिए क्योंकि उत्तराखंड में सबसे ज्यादा पलायन की समस्या है, क्या कहेंगे? जी भूपेंद्र जी, लगता है भूपेंद्र जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। शिखर, आपसे भी सेम सवाल रहेगा। तस्वीर मैंने जिस तरीके से जिक्र किया है कि कहीं ना कहीं जो लोग गांव को छोड़कर शहरों की तरफ आए थे, वो अब शहर छोड़कर गांव की तरफ आ रहे हैं। आयुषी, उत्तराखंड जो है वो पहले हमारे उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था, ठीक है। और यहाँ जब उत्तर प्रदेश उत्तराखंड एक हुआ करता था, जब ये पूरा राज्य उत्तर प्रदेश के ही नाम से जाना जाता था, उस समय पर मैं आपको यहाँ पर बीच में रोकना चाहूंगी। हमारे साथ भूपेंद्र चौधरी जी जुड़ चुके हैं, पंचायती राज मंत्री है ये उत्तर प्रदेश से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। जी नमस्कार, धन्यवाद आपका। सर, जिस तरीके से कोरोना संकट, एक तरफ देश संकट से जूझ रहा है और आज लगातार हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीच बीच में आकर लोगों की हौसला अफजाई कर रहे हैं, और आज यही मौका था ग्रामीण, क्योंकि आज पंचायती राज दिवस भी है और इस बीच आज ग्रामीण जनप्रतिनिधियों से प्रधानमंत्री ने बातचीत की है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। तो किस तरीके से आप देखते हैं प्रधानमंत्री के संबोधन? आज पंचायती राज दिवस है। पंचायती राज दिवस पर मैं सभी प्रदेश के पंचायत प्रतिनिधियों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं। देश के प्रधानमंत्री जी ने जो आज विषय रखे हैं, और ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 80% आबादी उत्तर प्रदेश की ऐसी है जो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है जी। और ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए उसके आधारभूत ढांचा उपलब्ध कराना, उसकी संरचना उपलब्ध कराना पंचायती राज विभाग का कार्य है जी। और आज कोरोना जो वैश्विक महामारी है, उससे निपटने के लिए भी ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोगों ने व्यापक स्तर पर देश के प्रधानमंत्री जी का और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का जो संकल्प है, उसे पूरा करने का काम हम लोगों ने किया। ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग अपने सफाई कर्मचारियों के माध्यम से साफ सफाई करा रहे हैं, उनका सैनिटेशन करा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सभी स्तर पर जाकर ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग बाहर से आए हैं, बाद में लॉक टाइम लगने के बाद, तो बाहर उन लोगों को इस सूचना हम लोगों ने पंचायत सेक्रेटरी के माध्यम से और अपने प्रधान के माध्यम से एकत्रित कराकर जिलाधिकारी के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराई। सभी ग्रामीण क्षेत्रों में जो प्राइमरी विद्यालय हैं, पंचायत भवन में, उनसे बाहर से आए लोगों के लिए क्वारंटाइन सेंटर हमने बनाए हैं, उनके खाने पीने की व्यवस्था की है जी। सारी व्यवस्था हम लोग करा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानों के माध्यम से हम सब लोग
जागरूकता फैलाने के लिए, जनता में फैलाने के लिए हमने होर्डिंग लगवाए हैं, फ्लैक्स बनवाए हैं, पंपलेट बांटे हैं और गांव में मुनादी कराई है। जी। सभी स्वच्छाग्रहियों को, सफाई कर्मचारियों को, प्रधानों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में एक सावधानी, कोरोना की महामारी से बचने के लिए जो दिशा निर्देश हैं उनका भी प्रचार प्रसार हम लोगों ने किया है। जी। तो देश के प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का जो नेतृत्व है, उस नेतृत्व में हम सब लोग मिलकर इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से निपटने के लिए पंचायती राज विभाग अपने पूरी ताकत के साथ सब लोगों के सहयोग से हम सब इस विषय को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। जी। ग्रामीण क्षेत्रों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो लोग बाहर से आए हैं तो उनके जॉब कार्ड बनाकर हम लोग मनरेगा के तहत उन्हें रोजगार भी देंगे। सभी लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी विश्वास है, उनका वो है, निर्देश है कि हम सब लोग ग्रामीण क्षेत्रों में किसी के पास राशन कार्ड है या नहीं, सरकार सबको राशन उपलब्ध करा देंगे। हम लोग, आपने देखा होगा ग्रामीण क्षेत्रों में देश के प्रधानमंत्री जी ने भी आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करने का आग्रह सभी देशवासियों से, प्रदेशवासियों से किया है। उसको भी हम सब मिलकर ग्रामीण क्षेत्रों में अपने पंचायत सेक्रेटरी, प्रधान के माध्यम से, पंचायत प्रतिनिधि के माध्यम से सभी लोगों से आग्रह कर रहे हैं तो उसको ऐप को डाउनलोड करें और उसकी डेली सूचना निदेशालय स्तर पर यहाँ शासन में लखनऊ आ रही है। तो हम सब लोग मिलकर अपने विभाग के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में इस वैश्विक महामारी को बचाने के लिए जो दिशा निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी के हैं, देश के प्रधानमंत्री जी के हैं, उनको हम सब लोग अक्षर से पालन करके ग्रामीण क्षेत्र की आबादी को कोरोना से बचाने के लिए उनके साथ मिलकर हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद भूपेंद्र जी आपका न्यूज इंडिया के साथ बातचीत करने के लिए। जी, तो जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंचायती राज दिवस के मौके पर जनप्रतिनिधियों के साथ बातचीत की और तमाम बातों का यहाँ पर जिक्र किया, जिस तरीके से कोरोना संकट के बीच काफी अहम रोल यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों ने निभाया। शेखर हमारे साथ यहाँ पर लगातार जुड़े हुए हैं। शेखर, जिस तरीके से आप बातचीत कर रहे थे, इससे पहले हम पलायन की यहाँ पर बातचीत कर रहे थे, आपकी बात अधूरी रह गई थी, क्या कह रहे थे? जी, मैं आपसे ये कह रहा था कि पलायन इसीलिए होता है क्योंकि उन जगहों पर लोगों को रोजगार नहीं मिलता है या जो आर्थिक साधन संसाधन होते हैं वो उस तरीके से डेवलप नहीं होते हैं। अलग राज्य बना उत्तराखंड, उससे पहले उत्तर प्रदेश में ज्यादातर जो उत्तराखंड के लोग आते थे उन्हें होटल में कुछ काम मिल जाता था या फिर वो किसी फैक्ट्री वगैरह में मजदूरी का काम करते थे। लेकिन जब उत्तराखंड राज्य अलग हुआ तो वहां पर नए नए उद्योग आए, वहां पर पढ़े लिखों ने अपने ही स्टेट को प्रेफर किया। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में आज अगर पलायन होता है या उत्तराखंड से किसी प्रतिभा का पलायन होता है तो वजह यही है कि वहां की सरकारों ने उस तरीके से काम नहीं किया या वो अवसर पैदा नहीं किए। कुछ अवसर पैदा करने के बाद रुक गए। इसमें उत्तराखंड के लिहाज से अगर आप समझना चाहेंगे तो नारायण दत्त तिवारी ने बहुत अच्छा काम किया था जब वो चीफ मिनिस्टर बने थे उत्तराखंड के। जी शेखर, आपको यहाँ पर बीच में रोकना चाहूंगी। नैनीताल से सांसद अजय भट्ट जी यहाँ पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। जी धन्यवाद। जी सर, आज पंचायती राज दिवस है और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के जो भी जनप्रतिनिधि थे ग्रामीण क्षेत्रों से उनको संबोधित किया। लेकिन अगर मैं बातचीत करूं, क्योंकि कोरोना का संकट देश में बढ़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं दो तस्वीरें यहाँ पर हमें देखने को भी मिली। अगर मैं ग्रामीण क्षेत्रों की बात करूं तो काफी कम संख्या में कोरोना संक्रमित मरीजों की वहां से संख्या देखने को मिली और दूसरी तरफ है शहरों की तस्वीर। काफी सहज तरीके से जो ग्रामीण लोग हैं उन्होंने इस पूरे नियम को अपनाया, जो भी यहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने लागू की थी चीजें उनको अपनाया। तो कहीं ना कहीं क्या कुछ लगता है आपको, जो दो तस्वीरें ये देखने को मिली है शहरी क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों से, क्या कुछ इसमें अलग रहा? देखिए, सहकारिता बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। पंचायती राज में आप जानते हैं सब कुछ पंचायतों को एम्पावर किया गया है, सारी चीजें हैं, सब आप देखते हैं। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी कितना जोर दे रहे हैं इस समय वो भी आप जानते हैं। कोरोना विश्व की बीमारी है और ये पेंडेमिक है, आप सब जानते हैं, इसमें बहुत बोलने की आवश्यकता नहीं। और आज पूरे ग्लोबल लीडरशिप में भारत आगे आ गया है। मोदी जी से लोग कह रहे हैं हमारी आप लीडरशिप करो, आपने इतना अच्छा किया है।
इसलिए जो दिवस आज मनाए जा रहे हैं, जो मैसेज आज दिया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, ये हृदय की गहराइयों से उनकी हर बात निकलती है। आज भी हृदय की गहराइयों से उन्होंने बातें बताई हैं सबको। इसमें मैं अगर संक्षेप में सार रूप में कहूं तो हमको इस समय अपने विश्व प्रसिद्ध नेता, एक किस्म से उनको कहीं ना कहीं आप कोई अवतारी पुरुष मानिए, चाहे लोग इसे मजाक समझें, चाहे कुछ कहें, इस समय कोई शक्ति उनके अंदर ऐसी है जो पूरे विश्व में उनके पीछे लोग लग जाते हैं। उनकी हर बात का अक्षरशः हमको पालन करना चाहिए जी। और आज के अवसर पर इस दिवस पर जो उन्होंने अपनी बातें कही हैं, एक एक बातें नपी तुली हैं और हमको उनको फॉलो करना चाहिए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका न्यूज इंडिया के साथ बातचीत करने के लिए। तो शेखर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत करने के लिए। तो जिस तरीके से हम बात यहाँ पर कर रहे थे, आज पंचायती राज दिवस है और इस मौके पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भी ग्रामीण क्षेत्रों से जनप्रतिनिधि थे उनसे बातचीत करी, उनका हौसला अफजाई किया। जिस तरीके से एक महत्वपूर्ण योगदान ग्रामीण क्षेत्रों का रहा है कोरोना संकट के बीच इसको दूरी बनाए रखने का और काफी यहाँ पर आत्मनिर्भर बनने का भी यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों के द्वारा मैसेज दिया गया, तो काफी सराहा प्रधानमंत्री ने उसे। और लगातार जिस तरीके से न्यूज इंडिया भी आपसे लगातार अपील कर रहा है कि कोरोना का संकट लगातार जारी है देश में, तो कहीं ना कहीं इसमें आपको भी अपने परिवार के साथ रहना है, घरों पर रहना है, सुरक्षित रहना है। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज इंडिया।